योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 1510 भर्ती। सीएम योगी ने चयनित को सौंपे नियुक्ति पत्र। आगरा में आयोजित आर्मी स्कूल की रियूनियन पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव। मंच से स्कूल के पुराने दिनों को किया याद। कहा, आर्मी स्कूल ने ऐसे लोगों को तैयार किया है जो हर संकट का कर सकते हैं सामना। 10 और 11 सितंबर को राहुल गांधी का रायबरेली आगमन। तैयारियां शुरू। अमेठी सांसद ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यक्रम की रूपरेखा पर हुई चर्चा। वाराणसी में भरी दोपहरिया में हुई गंगा आरती। चंद्रग्रहण से पहले घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बने साक्षी। हरदौई में 3 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। गंगा, रामगंगा और गरगा का पानी गांव में घुसा। फसलें डूबी। नाव से हो रही है आवाजाही। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आयोजन में नवचयनित अनुदेशकों को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसाय के नए अनुदेशक शामिल हुए और उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में सेवा देने के लिए शुभकामनाएं दी गई। अधिकारियों ने नए अनुदेशकों को कार्यभार संभालने और प्रदेश में शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दृष्टि से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है, जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने
उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो, और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है, वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। उन्होंने बता दें कि समिट में शिरकत की और मंच से स्कूल के पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी स्कूल ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो संकट, मुसीबत, परेशानी और ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। शायद किसी और अन्य स्कूल में हमारे किरदार का इतना अच्छा विकास संभव नहीं होता। अखिलेश यादव ने कहा कि आर्मी स्कूल में बचपन में एक दूसरे का साथ निभाना और दोस्ती निभाना सीखा। अलग अलग प्रोफेशन में होने के बाद भी इमोशन उन्हें बता दें कि बीच ले आया। रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। अमेठी सांसद बता दें कि उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं उस पर ही भाजपा कार्य करती है। उन्होंने जीएसटी के मुद्दे का उदाहरण देते हुए कहा कि अब सरकार ने उस पर रियायत की बात की है। और के.एल. शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में धांधली करके जीत हासिल कर रही है और चुनाव आयोग की मिली है। नहीं, एजेंडा तो दिशा की मीटिंग में फिक्स ही रहता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर दिशा की मीटिंग में जो सांसद महोदय रहते हैं वो उन प्रोग्राम की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। अपनी सरकार ने जीएसटी पे कुछ चीज़ों पे छूट दी है, कुछ चीज़ों पे जीएसटी बढ़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, लेकिन मतलब देखो, बढ़ाई है तो राहुल जी कह रहे थे, उसी को राहुल जी ने कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वो गवर्नमेंट करेगी, तो 2 साल बाद कर दिया। किसानों का भी उन्होंने कहा था, वो 1.5 साल बाद किया, तो करते तो वही जो राहुल जी चाह रहे। ठीक है, राहुल जी यही तो कह रहे थे कि जीएसटी पे आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। तो अब आगे इनको, चलो बिहार का इलेक्शन है तो समझ आई, तब भी ठीक ही है। तो बिहार में राहुल जी की यात्रा हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा। हाँ, तो उनके है ना कुछ क्या कुछ तो है। अब जो इलेक्शन कमीशन की धांधलियाँ हैं, जो बीजेपी धांधली करके जीत रही है चुनाव को, जनमत का जो है वो उनको ना मान के अपने मेलाफाइड प्रैक्टिस से जो जीत रही है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं राहुल। आज बिहार के अंदर एक जन जागृति है, हर आदमी देख रहा है कि मेरा वोट कटा कि रहा है। तो ये बहुत बड़ी, उन्होंने राहुल जी ने अपने उससे बहुत बड़ा काम किया। आम जनता आज जागरूक हो गई कि मेरा वोट कटा या रहा। खबर एटा से है, जहां कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बयान एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहने के बयान से पलटते हुए नजर आ रही है और कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया। कानून से ऊपर कोई नहीं, देश में कानून का राज, जिसने भी कानून तोड़ा है जेल गया है। सपा कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, एबीवीपी भाजपा का छात्र संगठन है। अब छात्रों के साथ सपा और कांग्रेस खड़ी है, तो बीजेपी की भी टीम हुई या नहीं? कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जो अति पिछड़े और दलित और मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं
उनको दबा के रखना, उनमें से लीडरशिप पैदा करने की उनकी सोच नहीं है। हमेशा उनका प्रयास रहा है कि 20% वोट मुसलमान देकर 4 बार मुख्यमंत्री यादव को बनाया। एक बार भी उनके मन में ये जेहन नहीं है कम से कम डिप्टी सीएम ही बना दें, या 4 बार बनाया तो 1 बार मुसलमान को ही हम सीएम बना दें। इतना वोट बंजारा देता है, आरक देता है, बंसी देता है, कश्यप देता है, पाल प्रजापति देता है, नाई गोण कुम्हार लोहार देता है। एक लीडर बता दो बंजारा समाज में किसी को लीडर बनाए हों। एक अर्घवंशी को बता दो, प्रजापति को, पाल को बता दो, किसी को लीडर बनाए। तो वो हमेशा अपनी कम्युनिटी को, खुद अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं और समाज को गुमराह करके रखते हैं। जीएसटी की दरें घटी है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इससे पूरे देश में 140 करोड़ लोगों को राहत मिल रही है घटने से, और सभी लोग इस पे खुशहाल हैं, सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। हर तबका, कोई इसे अछूता नहीं रहेगा। पंचायत चुनाव में क्या आपकी पार्टी बनेगी? देखिए, पंचायत चुनाव कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। पंचायत चुनाव चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और सिंबल अलॉट प्रत्याशी के हिसाब से होते हैं। ये पार्टी का चुनाव नहीं होता। खबर सीतापुर से है। बता दें कि पीएटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक मशीनों से चेकिंग की जा रही है। पहले दिन बड़ी संख्या में यानी कि 2439 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और स्थिति पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर पीएटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जीवन रक्षा, सबकी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब नियम नहीं, जिम्मेदारी चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। बता दें कि 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट ना पहनने वालों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हजारों दोपहिया वाहन चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही हेलमेट ना पहनना जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। इसी सोच के साथ योगी सरकार ने उठाया है एक सख्त लेकिन जरूरी कदम। 1 सितंबर से शुरू हो गया है नो हेलमेट नो फ्लू अभियान। इस 1 महीने के विशेष अभियान के तहत अब कोई भी दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहने होगा, उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसका उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षा की आदत डालना है। यह पहल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों को रोकने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। इस अभियान की निगरानी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा समितियां करेंगी। पुलिस, परिवहन विभाग, पेट्रोल पंप ऑपरेटर और सूचना विभाग सभी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम हर जगह लागू हो। आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक कई जिलों में लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कुछ बाइक सवारों का कहना है कि यह नियम उन्हें जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की याद दिलाता है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों के लिए यह एक नया दायित्व है कि सबका मकसद एक ही है, सड़क पर जिंदगी को सुरक्षित बनाना। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है कि यह पूरे यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है। जिला अधिकारी स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। जिला सड़क सुरक्षा समिति को जिम्मेदारी दी गई है। वे अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को जोड़ेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वे जगह जगह चेकिंग कराएं और बिना हेलमेट वालों को चेतावनी दें। परिवहन विभाग नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगा और राजस्व प्रशासन पूरे अभियान की मॉनिटरिंग में सहयोग देगा। पेट्रोल पंपों पर इस अभियान का सबसे सीधा असर दिखेगा। अब कोई भी बिना हेलमेट पहुंचेगा तो पंप कर्मचारी उसे ईंधन देने से मना कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सभी प्रमुख तेल विपणन कंपनियां, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए हैं। पंप मालिकों का कहना है कि वे नियम का पालन सुनिश्चित करें। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों पेट्रोल पंपों पर जाकर निगरानी करेंगे और कहीं भी लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया है कि नो हेलमेट नो फ्लू अभियान दंड का तरीका नहीं, इसका मकसद लोगों में सुरक्षित आदतें विकसित करना है। पिछले अनुभव बताते हैं कि लोग जल्दी ही हेलमेट लेकर आने की आदत डाल लेते हैं, इससे ईंधन बिक्री पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि सड़क सुरक्षा का यह प्रयास तभी सफल होगा जब नागरिक, प्रशासन और उद्योग सभी एक साथ कदम बढ़ाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत 2 पहिया वाहन चलाने और साथ ही पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। धारा 194D में उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने सभी राज्यों को हेलमेट नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस अभियान से न सिर्फ सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हेलमेट के प्रति जागरूकता भी फैलेगी। यह पहल उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना को कम करने और 2 पहिया वाहन चालकों की जान बचाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इसलिए राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। साथ ही परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि सरकार और प्रशासन भले ही अभियान चला दे, लेकिन असली जिम्मेदारी जनता की है। आखिरकार हेलमेट पहनना किसी और की सुरक्षा नहीं, आपकी खुद की जिंदगी बचाने के लिए है। ऐसे में हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों की भूमिका भी अहम होगी। यदि वे सचमुच सख्ती से नियम लागू करते हैं तभी इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है लगातार और नवाबगंज तहसीलदार कोर्ट ने विश्वविद्यालय पर बता दी कि 27.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव डॉक्टर दिनेश कुमार ने यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का न्याय पत्र निश्चित कर दिया है। एबीवीपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज के बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कैंटीन और हाउस जैसे पक्के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र के तहत प्रगति संचालन के लिए उनके जो फार्मासिस्ट है उनका लाइसेंस इशू हुआ था, उनके द्वारा एक IGRS की शिकायत की गई कि उनको संचालन बंद कर दिया गया। वहाँ के जो प्रबंधक है उनके द्वारा दबाव लगाया जाता है बाहर की दवाइयाँ लिखने का और बाहर की दवाई बेचने का, उसकी वजह से 20 दिन से बंद है। उस माध्यम से मैं एज ए नोडल उसके और जो प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र के लिए जो समिति बनी है DM के साथ की अध्यक्षता में, उसमें मैं सदस्य भी हूँ। उसके माध्यम से मैं जांच करने आया था। तो जो शिकायतकर्ता उनको भी मैं बुलाया था मामला है क्या प्रकरण है, क्योंकि प्राथमिकता के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पर है कि जो औषधि है वो सस्ते दामों में, अच्छे दामों में उनको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। जो सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्ध नहीं है वो जनौषधि के माध्यम से लोगों को मिले। तो इसका व्यापक तरीके से हमको प्रचार प्रसार करके इनको चलाना है। तो उसकी प्राथमिकता को देखते हुए मैं यहाँ पर निरीक्षण करने आया था। जल्दी कोई जो भी कार्रवाई होगा मैं करूँगा। ये सर जो अस्पताल के अंदर बेड पे चद्दर भी नहीं है, बेड पे जो गंदगी भी बहुत है, इसके भी साहब अभी आज वहाँ पे गए हुए हैं, यहाँ पे सर करने गए हैं जी। तो वो भी जो भी हमें कमी है वो मैं सारी अधीक्षकों को बताऊंगा। जो भी गंदगी है, सफाई है, जो भी कमी है वो बकायदा निरीक्षण आपके। और लोगों का आरोप भी है कि यहाँ डॉक्टर कुछ ऐसे हैं जो आते हैं हफ्ते में 1 आध बार मौका लगता है, 20-20 दिन नहीं आते हैं। जाँच की है, जो मुझे उपस्थित हो उनके खिलाफ में। श्रावस्ती जिले के कोना थाना क्षेत्र के ग्राम कासिम बनकटी में पत्रकारों पर हमला हुआ। जानकारी के अनुसार नीम का पेड़ काटने की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को दबंगों ने निशाना बनाया। माफियाओं ने एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया और वीडियो डिलीट कर दी। दबंगों ने पत्रकारों पर झूठे रंगदारी के आरोप लगाकर फर्जी वीडियो वायरल कर दिया। आर्यन टीवी चैनल के पत्रकार को रस्से से बांधकर बंधक बना लिया गया और बारिश के बीच जान से मारने की कोशिश भी की गई। किसी तरह पत्रकारों ने अपनी जान बचाई। हमलावरों ने पत्रकार से 2,500 रुपए और चांदी की अंगूठी भी छीन ली। मारपीट के बाद पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी गई।
खबर गाजियाबाद से है, जहां कौशाम्बी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि गोल्डन कार में सवार संदिग्धों को रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना वैशाली चौकी क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। कार डिवाइडर से टकराने के बाद बदमाश भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में यमुना का रौद्र रूप लगातार बना हुआ है। शहर की कई सड़कों पर यमुना का पानी भर गया है। इस बार यमुना ने 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब जलस्तर बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर है और लगातार इससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालात बिगड़ने पर यमुना से सटे इलाकों की बिजली काट दी गई ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। हरदौई में बैराजों से छोड़े गए पानी और पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण गंगा और घाघरा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इससे जिले के 30 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लगभग 30,000 लोगों की जिंदगी प्रभावित हो गई है। पाली क्षेत्र के गांव का संपर्क कटने से लोग नाव के सहारे बता दें कि आवाजाही कर रहे हैं और कई गाँव में घरों तक पानी घुस गया है और लोगों की काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। हमारे गांव की स्थिति बहुत बिल्कुल खराब डाउन हो चुकी है। 5 साल से 1 फुट ज्यादा सैलाब हो चुका और जानवर और पब्लिक नागरिक। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।